हेलो एवरीवन। आज साइंस का सेकंड लेक्चर है और हम हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे मैटर्स जो होते हैं। एक स्पेशल टर्म दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और जिसका खुद का मास होता हो, उन्हीं को मैटर बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैटर्स टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, वो भी हमने देखा था। और एक्टिविटी से ही हमने ये भी पता किया था कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और आई थिंक इतना हमने कवर किया था। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कहीं भी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछोगे। और ये चैप्टर बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड है, तो एक्टिविटी से ही हम बहुत सारी चीज़ें, और वैसे भी साइंस तो सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं, एक्टिविटी बेस्ड हैं। ठीक है। तो हम चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये हम कैसे पता करते हैं? इसके लिए एक कोई बड़ा सा बर्तन ले लो और बड़े से बर्तन में 2-3 ड्रॉप आपके घर में नील भी होता होगा, जो आपके घर में मम्मी लोग वो सफ़ेद कपड़ों में डालती हैं। तो आप क्या करो, 2-3 ड्रॉप नील का डाल दो। नील को इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। 2-3 ड्रॉप डाल दो उस बर्तन में। छोटा सा बर्तन ले लो आप, और 3-4 ड्रॉप अगर आप डाल दोगे इंक का या फिर इंडिगो का, उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब ऐसे छोड़ दो। कुछ देर बाद, घंटे भर हो, 2 घंटे भर हो, या मुझे तो लगता है 1 घंटा भी नहीं लगेगा। कुछ देर बाद आप देखोगे कि पूरे के पूरे पानी में इंक है या फिर इंडिगो है, पूरा इवनली मिल चुका होगा। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग है। कोई भी मैटर है, उसमें पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। वो बात अलग है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ जो मैटर होते हैं उसमें बहुत स्मूथली मूव कर जाते हैं। बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जिसमें मूव करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल हमें फोर्स देना पड़ता है। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो, एक एक नया टर्म आया, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। अगर खुद से 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के मैटर मिल जाएं एक दूसरे में, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के मैटर एक दूसरे में घुल मिल जाएं खुद से, उसके ऊपर फोर्स ना लगाना पड़े, तो इस तरह का जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है? अगर आपने कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जला दिया, ठीक है, और दूसरे कोने में उसकी सुगंध पहुंच जाती है, तो किसकी वजह से वो पहुंच रहा है? वो डिफ्यूज़न की वजह से पहुंच रहा है, क्योंकि नेचुरली ऑन देयर ओन ये जो अगरबत्ती का जो स्मेल है वो एयर में आके मिल जा रहा है। तो इसमें भी यही बात हुई। 2 तरह के मैटर थे, एक स्मोक था या स्मेल था, वो दूसरे जो हमारे सराउंडिंग में एयर है उसमें जाके खुद से जाके घुल मिल गया। तो इसको जो है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न आपको आगे से याद रखना है। डिफ्यूज़न का और भी कुछ एग्जांपल अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए एक्टिविटी किया गया है। इस एक्टिविटी में वही है कि टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो तीनों को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें या काटने की कोशिश करें या स्ट्रेच करने की कोशिश करें, तो सबसे आसानी से देखो चॉक का टुकड़ा टूटेगा। उसके बाद रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे और इस हद तक स्ट्रेच करें कि अब वो फर्दर स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो उसके बाद वो टूट जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में वो टूट जाएगा। फिर उसका आयरन नेल है। आयरन नेल मतलब जो कील वगैरह होता है, लोहे का कील होता है, स्टील का कील होता है, उसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो उसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो है चौक जो है, चौक में जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे से जुड़े तो हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जुड़े हुए थे। अट्रैक्ट तो कर रहे थे लेकिन बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे थे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर जो रबर बैंड था वो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा रहा था, इसलिए एक हद तक वो स्ट्रेच हुआ, अपने आप को स्ट्रेच किया कि चलो अब तक झेल लेंगे, इतना फोर्स तो हम झेल लेंगे।
लेकिन एक टाइम के बाद उस फोर्स को भी वो झेलना बंद कर दिया, छोड़ दिया। और तीसरा आयरन नेल, इसको तो तुम अपने हाथ से खींचते रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसको खास, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम हल्क हो, ठीक है। तो हल्क होगा, हल्क तो क्या करेगा, आयरन नेल को ऐसे लिया, वो तुरंत एकदम से मोड़ दिया, वो आराम से टूट भी जाएगा आयरन नेल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, आयरन नेल जो है इसमें जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इसके, वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं कि उनके उनके बीच का जो फोर्स है ना, उसको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फिज़िकल जो वो होता है, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। और 3 तरह के होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो पहला वो होता है, पहला टाइप होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। मैटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, आगे बाद में पढ़ोगे तो पता चलेगा 2 और टाइप के होते हैं, इसमें 2 और टाइप्स इसमें जुड़ जाते हैं। एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक 5वां भी कुछ होता है, 5वां प्लाज्मा स्टेट होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ये बिल्कुल, ये लाइन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेट शेप होते हैं और फिक्स वॉल्यूम होता है। द शेप स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ मिनिमम। देखो इसमें जो ये सॉलिड दिया हुआ है, एक जो ईंट दिया हुआ है, ईंट में बिल्कुल छोटे से पार्ट को दिखाया, और छोटे से पार्ट में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के बगल में हैं, ठीक है। फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम। वही मैंने जो अभी आयरन नेल के बारे में बात करी थी, उसमें भी यही मैंने बोला था कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगला पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम। इस केस में मूवमेंट ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हमने इंक के बारे में अब देखा था, इंक के बारे में बात किया था, या फिर इंडिगो के बारे में बात किया था, तो उस केस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली या फिर बहुत ही ईजिली मूव कर रहा था उसका जो पार्टिकल था। लेकिन अगर आयरन नेल को एक जगह पे रख दो तो वो तो टच से मस नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रह जाएगा। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। लीस्ट कंप्रेसिबल मतलब अगर मैं एक ईंट को कंप्रेस करना चाहूँ, इसके ऊपर मैं प्रेशर दूँ, तो इसके साइज़ में और शेप में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। इसको कंप्रेस करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स यूज़ करना पड़ता है। जैसे कोई अगर लोहा है, उसको कंप्रेस करना है हमें, तो उसको कंप्रेस करने के लिए हमें पहले उसको वो करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट देना पड़ेगा। जब हीट बहुत ज़्यादा देंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, अब स्टेबल नहीं रह जाता है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कम हो जाता है। तो जब उनके बीच में फोर्स कम होगा तब जाके हम उसको कंप्रेस कर पाएंगे, वो भी बहुत इजीली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज लीस्ट। डिफ्यूज़न के बारे में हमने बात करी थी ना, कि अगर 2 मैटर्स एक दूसरे के साथ में ऑन देयर ओन मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूज़न। तो अब लोहे में थोड़ी कोई चीज़ अपने आप से मिक्स हो जाएगी, लोहे में मिक्स करने के लिए तो मुझे एक्सटर्नली कुछ करना पड़ेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डिफ्यूज़न जो होता है किसी सॉलिड में लीस्ट होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सारे के सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। अगला हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो सॉलिड में और लिक्विड में यही मेन डिफरेंस है, और यहाँ देखिए लिक्विड और गैस में भी यही डिफरेंस है कि सॉलिड में शेप भी डेफिनेट था और वॉल्यूम भी डेफिनेट था। लेकिन लिक्विड में क्या है कि शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम इसमें डेफिनेट है, ठीक है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अब लिक्विड को जिस कंटेनर में डाल दो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, बस यही है कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता अपना, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस था वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा इनके बीच में स्पेस है, लेकिन गैस के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे, गैस से थोड़ा सा कम इनके बीच में वो होगा, स्पेस होगा, इसलिए इंटरमीडिएट बोला गया है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम पिछला फ़ोटो देखते हैं तो इसमें देखो कितना ज़्यादा कंजेस्टेड है ये पूरा जो ये फिगर है, इसमें जो एटम्स है वो कितना ज़्यादा कंजेस्टेड है, ठीक है। और इस केस में देखो थोड़ा सा ज़्यादा ढीला, और देखो आप आसपास में ये हिल रहे हैं, देखो ये वाइब्रेशन वाला जो है
ऐसा दिख रहा है कि ये मूव करना चाह रहे हैं एक दूसरे के बगल में, ऐसे दिखा रहा है बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंटरमीडिएट होगा, सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा फोर्स आपस में लगेगा, लेकिन गैस से ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स लगेगा इसके बीच में। फिर अगला पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा ये सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होगा, लेकिन गैस से थोड़ा सा कम मूवमेंट होगा। फिर दे आर लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं थे, लिक्विड्स थोड़े से कंप्रेसिबल हैं, इनको थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड्स, ठीक है। अब इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली ये आपस में मिक्स कर जाते हैं। जैसे इंक की ही बात करी जाए, इंक भी एक तरीके का लिक्विड था और ये पानी भी एक तरीके का लिक्विड है। लिक्विड में लिक्विड आसानी से मिल गया। कोई एक एग्जांपल आप बता सकते हो क्या जिसमें सॉलिड आसानी से मिल जाए अपने आप से? नहीं बता सकते ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड से ज़्यादा होता है किसी लिक्विड में। क्लियर है? तो आई होप प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड आते हैं थर्ड गैस पे। गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी देखो खास बात यही है, ये बाकी सॉलिड्स और लिक्विड से कैसे डिफरेंट है, इसका ना ही डेफिनेट शेप है ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम है। अब इसको जो है गैस को अगर मैंने एक लीटर के डब्बे में डाल दिया तो 1 लीटर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, और यही 20 लीटर के डब्बे में डाल दिया तो वो गैस 20 लीटर का पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ठीक है। और यही लिक्विड में था, लिक्विड जो है लिक्विड अपना शेप तो चेंज कर रहा था लेकिन अपना वॉल्यूम नहीं चेंज कर पा रहा था, ठीक है। तो गैस में और लिक्विड में यही मेन डिफरेंस है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ मैक्सिमम। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ही ज़्यादा है, आप फिगर में भी देख सकते हो। दो पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस के बीच में जो स्पेस है वो कितना ज़्यादा दिख रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही कम लग रहा है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रैंडम मूवमेंट है इसमें, उसका कोई डेफिनेट वे नहीं है, ठीक है। वो रैंडम है सारा कुछ भी इसमें डेफिनेट नहीं है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। मोस्ट कंप्रेसिबल कैसे बोल सकते हैं? एक जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होता होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना देर तक चलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, कि मतलब वो चले जा रहा है, इंसान सांस लेते जा रहा है, कोई उसको दिक्कत नहीं हो रही। एक ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत देर तक चल रहा है, ठीक है। इससे पता चल सकता है कि ये जो होते हैं गैसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। दूसरा एग्जांपल वो है जो आपके घरों में गैस सिलेंडर होते हैं, वो भी एग्जांपल। देखो आपके घर में जो गैस वगैरह होता है कितने दिनों तक चलता है, तो इससे भी बोल सकते हो आप कि जो गैस होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है बहुत ही ज़्यादा है। एयर में यहाँ तक कि क्या है, एयर में स्मोक जाके आसानी से मिल जाता है, एयर में जाके स्मोक आसानी से मिल जाता है, पानी जाके आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद अगले फिगर में देखो ये तीनों चीज़ें दिखाया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन किया हुआ है। इसमें जो सॉलिड में पार्टिकल्स देखो कैसे दिख रहा है, लिक्विड में कैसे दिख रहा है और गैस में कैसे दिख रहा है। उसी चीज़ को ये फिगर के मीडियम से समझाने की कोशिश किया है। एक बलून के अंदर जो है गैस को डाला हुआ है और गैस उसके अंदर भी देखो गैसेस में कितना ज़्यादा गैप दिखा रहा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए